हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है वो चैप्टर ऑलमोस्ट नीट के लिए खत्म कर दिया था, ठीक है ना। अब सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल जेई में पूछी जाती है, ठीक है ना। नीट में जो है वो ऐसी चीजें नहीं आती है, जेई मेंस और कई चीजें ऐसी है जो एडवांस लेवल पर पूछी जाती है। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं। देखो क्या क्या बाकी है। एक तो सॉल्युबिलिटी की कुछ स्पेशल कंडीशंस है, वो हम देख लेते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन और इंडिकेटर। तो इतना टॉपिक अपना बाकी है, हम जल्दी से जो इसको कवर करके हम भी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं। देखिएगा जरा, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी, है ना। टॉपिक यही चल रहा था, एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे और इस टॉपिक पे हमने एक तो पढ़ा था भैया, सबसे पहला सिंपल प्रेसिपिटेशन, सिंपल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक नीट और जेईई दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है ये है भैया सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो हम पढ़ लिए और हम बात करेंगे सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की, ठीक है। अब ये जो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है इसमें कोई थ्योरी वगैरह तो है नहीं, है ना। और हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक है। कि जैसे सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब आप ये समझो कि हमें किसी एक पर्टिकुलर आयन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कितना रिएजेंट मिलाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन लिया था, हम उसी क्वेश्चन से अपनी बात करेंगे, उसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखो जरा कि क्वेश्चन ये था, ए सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल concentration of Br minus, I minus and Cl minus which is 0.1 molar, ठीक है। If AgNO3 solid is added in this solution gradually and uniformly, ठीक है, देन ठीक है। तो देखो जरा, क्या आपको ये बोला है कि इसमें AgNO3 मिलाया और ग्रेजुअली का मतलब आराम से धीरे धीरे 1 by 1 करके धीरे धीरे जो है वो AgNO3 मिलाया, और दूसरा जो है वो इसको जो है वो यूनिफॉर्मली यानी कि पूरे में एक जैसे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसमें AgNO3 मिलाया। तो अब आपको कुछ चीजें हैं जो कि इसमें फाइंड करनी है। जैसे एक तो हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। पहला जो है वो आपको बोला था कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ आयंस, ठीक है। इफ, अब इसके लिए आपको कुछ KSP की वैल्यू दे रखी है कि KSP है ना ऑफ AgCl, KSP ऑफ AgBr एंड KSP ऑफ AgI, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है 10⁻⁻10, ये है मान लो 10⁻⁻14 और ये 10⁻⁻18। इस तरीके से कोई भी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। दिस इज इन मोलर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इन मोलर स्क्वायर एंड दिस इज इन मोलर स्क्वायर। तो ये तो हम कवर कर ही चुके हैं पिछली क्लास में। सेम क्वेश्चन जो है वो हमने देख लिया था। यहां तक तो नीट में भी जो है वो इतना तो पूछ लेता है, ठीक है। इसके आगे का जो है वो जनरली नीट में नहीं पूछता है। अब अभी तक तो कभी पूछा नहीं है, आगे आ जाए तो देखो क्या होता है ना, हम तो पूरा काम करेंगे। फिर देखो जरा दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि कैलकुलेट the concentration of I minus ions when Br minus ions starts precipitation या starts precipitation। आपको I माइनस बताना है कब, जब Br माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। तीसरा जो है वो आपको ये पूछा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ I माइनस विच इज precipitated
व्हेन Br माइनस स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन। देखो जी, ये है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछेगा। आप जो भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, जिस भी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो रेस्पेक्टिवली, है ना, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे केएसपी के एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आप क्वेश्चन का मतलब समझो कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमारे पास कौन कौन से आयन है? इस सॉल्यूशन में I माइनस है, इस सॉल्यूशन में जो है Br माइनस है, और इस सॉल्यूशन में Cl माइनस है, और हर एक की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 m है। ठीक, फिर इसके अंदर आप AgNO3 ऐड कर रहे हो। सॉलिड ऐड करने का मतलब यह है कि AgNO3 जब ऐड करोगे तो यहां पर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, और आप ये मानो कि अगर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इनकी कंसंट्रेशन जो है ना वो चेंज नहीं होगी। अगर मान लो कई बार जो इसका वॉल्यूम भी आपको दे देता है, तो वॉल्यूम देगा तो कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, और फिर जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो नई कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, तो यहां पर देखो, यहां से आपको कौन सा आयन मिलेगा? Ag प्लस आयन मिलेगा। ठीक है, और हम Ag प्लस आयन मिलाएंगे कैसे? पहले 1 मोलर, फिर 2 मोलर, फिर 3 मोलर, ऐसे लगातार Ag प्लस आयन मिला रहे हैं। Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ा रहे हैं। तो किसका प्रेसिपिटेशन सबसे जल्दी होगा ये चेक करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि कहां पर Ag प्लस, जैसे मान लो AgI का प्रेसिपिटेट बनाना है, तो इसका प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आपको कितना Ag मिलाना पड़ेगा? तो इसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 4AgI। ये हालांकि हम पिछली क्लास में ये चीज कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देता हूं। AgI के लिए मैंने कहा ना आपको, फॉर प्रेसिपिटेशन कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इज QsP शुड बी ग्रेटर देन KsP और शुड बी इक्वल। इक्वल भी चल सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इक्वल जब होता है KsP और QsP, तो दिस इज द कंडीशन व्हेन प्रेसिपिटेशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। यह कंडीशन होती है जब प्रेसिपिटेट बस स्टार्ट होने वाला होता है, तो आप इक्वल लेके भी कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए जो है वो हम काम करते हैं, QsP का एक्सप्रेशन जो है वो मैं लिखता हूं, कैसे आएगा? Ag प्लस की कंसंट्रेशन और I माइनस की कंसंट्रेशन, और प्रेसिपिटेशन के लिए जो है वो ये KsP का एक्सप्रेशन भी है। ये वाली वैल्यू जो है इससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कहो कि QsP की जगह मैं KsP लिखूंगा तो 10⁻⁻10, है ना, और जो है वो QsP और QsP हम दोनों इक्वल कर सकते हैं, है ना। और Ag प्लस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, I माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है? 0.1। तो इसके प्रेसिपिटेशन के लिए Ag प्लस ये आपको चाहिए 10⁻⁹। देखो जरा कि AgI के प्रेसिपिटेशन के लिए आपको जो है Ag प्लस की कंसंट्रेशन या तो इक्वल चाहिए इसके, या इससे थोड़ी सी ज्यादा या तो इसके इक्वल या इससे थोड़ी सी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो 10⁻⁹। फिर यही काम करते हैं हम AgCl के लिए। देखो 4AgCl सेम टू सेम में Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकालूंगा, तो इसके लिए KsP आपको कितना दे रखा है? ये तो हमने AgI के लिए निकाला था ना, ओह सॉरी, AgI का है 10⁻18, तो कंसंट्रेशन विल बी 10⁻17। और सेम टू सेम अगर मैं AgBr के लिए निकालता हूं, तो AgBr के लिए आपको चाहिए 10⁻14 डिवाइड बाय 0.1, तो 10⁻13। और तीसरा 4AgCl, तो इसके लिए आपको Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी चाहिए? ये चाहिए 10⁻10 डिवाइड बाय 0.1, 10⁻9। देखो जरा ध्यान से कि आपने जो Ag प्लस मिलाया तो पहले कम मिलाओगे, तो पहले जो थोड़ा सा Ag प्लस मिलाया। यहां पर Ag प्लस की सबसे कम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब थोड़ा सा Ag प्लस मिलाते ही सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा? AgI। तो I माइनस का प्रेसिपिटेशन सबसे जल्दी होगा, और थोड़ा सा ज्यादा Ag प्लस मिलाओगे, थोड़ा सा बढ़ाओगे Ag प्लस, तब जाके AgCl प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर जो हम बोलेंगे कि 10⁻9 मोलर की रिक्वायरमेंट है Cl माइनस को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले आपने जो है मान लो मिलाया 10⁻20, 10⁻19, 10⁻18, 10⁻17। तो जैसे 10⁻17 मिलाओगे तो इतने में ही जो I माइनस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और बढ़ाया 10⁻16, 15, 14, 13, जैसे 10⁻13 Ag प्लस मिलाओगे तो इतने में जो है Br माइनस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ाओगे तब जाके Cl माइनस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना, सबसे जल्दी आएगा I माइनस का, फिर आएगा Br माइनस का, और फिर आएगा Cl माइनस का। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, चलो भाई ये तो समझ में आ गया।
अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस आयंस व्हेन बी आर माइनस आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेशन, कि जब बी आर माइनस आयन जो है ना इनका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए तो जो है वो आई माइनस का एक तरीके से कंसंट्रेशन कितनी होगी, देखिएगा। देखो भैया ऐसा है सेकंड कि भाई आपने जो है वो क्या कर दिया कि इसमें जो है वो 10 टू द पावर माइनस 17 मोलर एजी प्लस जैसे ही मिलाया तो आई माइनस का प्रेसिपिटेट बन गया। अब जो है वो जैसे ही मैं थोड़ा सा एजी प्लस बढ़ाऊंगा तो अब किसका बी आर माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये बोलना है, आपको ये पूछ रहा है कि अब जब बी आर माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन पर आई माइनस जो है ना वो कितना रहेगा। तो आप सोचो जरा कि मैं ये निकालता हूं कि 4 बी आर माइनस या 4 प्रेसिपिटेशन ऑफ बी आर माइनस, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि इसके लिए के एस पी इज इक्वल टू ए जी प्लस और साथ में बी आर माइनस। कितना ए जी प्लस चाहिए कि इसका प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आपको कितना ए जी प्लस मिलाना पड़ेगा। तो इसका के एस पी जो है वो अभी हमने देखा था 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय 0.1 10 टू द पावर माइनस 13 मोलर। देखो कि जब बी आर माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा ना तो आप ऊपर से कितना एजी प्लस मिला चुके होंगे, आप जो 10 टू द पावर माइनस 13 मोलर एजी प्लस मिला चुके होंगे। और आपको पता है कि चाहे कुछ भी मिला दो चाहे कुछ भी हटा दो, जो केएसपी है वो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो इन दिस कंडीशन केएसपी फॉर एजीआई, एजीआई का केएसपी मैं कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस। और जब एक तरीके से इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो एजी प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10 टू द पावर माइनस 13। तो मैं ये निकाल लेता हूं कि इस कंडीशन पर आई माइनस कितना होगा। तो आई माइनस इज इक्वल टू केएसपी ऑफ एजीआई, एजीआई का केएसपी जो है वो है 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय एजी प्लस है 10 टू द पावर माइनस 13 या है 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। जब बी आर माइनस का कंसंट्रेशन, बी आर माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा ना तो उस कंडीशन में आप कितना एजी प्लस मिला चुके होंगे, आप 10 टू द पावर माइनस 13 मोलर एजी प्लस मिला चुके होंगे। और जब इतना एजी प्लस मिलाओगे, अब केएसपी तो चेंज होना नहीं है, तो जब इतना एजी प्लस मिलाओगे तो आई माइनस की कंसंट्रेशन उस टाइम पर कितनी रहेगी, 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर रहेगी। कहने का मतलब पहले था कितना आई माइनस, पहले था 0.1 और 0.1 में से बचा कितना कि जब बी आर माइनस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा तब तक जो आई माइनस बचा कितना, 10 टू द पावर माइनस 5। कहने का मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता होता लास्ट में जो ऑलमोस्ट पूरा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल 10 टू द पावर माइनस 5 बचेगा। और आपको तीसरा क्वेश्चन यही पूछा है, थर्ड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आई माइनस विच इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन बी आर माइनस स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन। क्या परसेंटेज पूछा है कि कितना प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे बताओ परसेंटेज निकालने के लिए पहले था कितना, 0.1 था, है ना, या यू कहो 10 टू द पावर माइनस 1 था। अब जो है वो कितना बचा, 10 टू द पावर माइनस 5 बच गया, इनिशियल 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 100। ध्यान से देखो जरा क्या ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, तो द परसेंटेज विल बी 99.9%, ऑलमोस्ट 99.9% आई माइनस जो है बी आर माइनस के प्रेसिपिटेशन से पहले, बी आर माइनस का प्रेसिपिटेशन जब स्टार्ट होगा तो 99.9% आई माइनस जो ऑलरेडी क्या है प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो प्रेसिपिटेशन का हमने ये तो कहा ऑर्डर, सबसे पहले आई माइनस जितना भी होगा ऑलमोस्ट पूरा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद में बी आर माइनस ऑलमोस्ट पूरा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा, तब जाके किसकी बारी आएगी, सीएल माइनस की बारी आएगी। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो भैया ये है एक तरीके से सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कि हमें एक एक आयन को सिलेक्ट करके जो है उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में पूछे जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के बाद में देखना जरा, इसमें एक और टॉपिक है सिलेक्टिव, या आप यूं कहो कि जो हमारे पास केएसपी और सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ठीक वैसा ही है ठीक वैसा ही टॉपिक है।
देखो, solubility of sparingly soluble salt in suitable buffer solution. Topic is solubility of sparingly soluble salt in suitable बफर सॉल्यूशन। कि भाई ये कॉमन आयन इफेक्ट के जैसा ही है, ठीक है। और किसी भी बफर सॉल्यूशन में कोई भी बफर सॉल्यूशन दे दिया और उसके अंदर सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसेप्ट हमने ये भी पहले पढ़ा हुआ है। केवल इस पर एक क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो आपको जो है वो इसी तरीके को फॉलो करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इफ द वैल्यू ऑफ solubility product for PbBr2 is 3 into 10 to the power minus 15, then calculate its solubility in a buffer solution of pH 9। ठीक है, देखो कि PbBr2 एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और इसके लिए जो है वो आपको क्या करना है, एक तरीके से इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है। किसमें बतानी है? बफर सॉल्यूशन है pH 9 का, उसमें सॉल्युबिलिटी बतानी है। ठीक जैसा कंसेप्ट आपने कॉमन आयन इफेक्ट में किया था कि इफेक्ट ऑफ या कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, वैसा ही काम करना है। देखो जरा इसको सॉल्व करके मैं बताता हूं आपको। क्या PbBr2 है ना, ये तो सॉलिड है, पानी में मिला रखा है, कैसे आयनाइज होगा? Pb+2 एक्वस और साथ में 2 Br माइनस एक्वस। ओह, दिस इज नॉट PbBr2, दिस इज PbOH2। ओके, ये PbOH2 है भैया। ठीक है, तो 2OH माइनस है ना, एक्वस। ये इस तरीके का एक हमारे पास सॉल्ट है कोई या बेस है और ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका KSP आपको गिवन है। T = 0 पर आपने कितना भी ले रखा होगा, Z ले रखा होगा, कोई मतलब नहीं है हमें, तो 0 और 0। थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम, है ना। अब देखो जरा कि इसको एक बफर सॉल्यूशन में मिला रखा है ना, और pH ऑफ बफर, ठीक, ये आपको गिवन है 9। तो मुझे बताओ POH कितनी आएगी? POH आएगी 5। तो OH माइनस कंसंट्रेशन बफर से कितने मिलेंगे? 10 to the power minus 5। ये OH माइनस आयन आपको मिलेंगे कहां से? बफर से। ठीक है, और हमें यह पता है कि जैसे ही इधर OH बढ़ेगा ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड जाएगा तो आपको क्या करना है, एक तरीके से इसके लिए यह बताना है कि नई सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। मान लो नई सॉल्युबिलिटी H- है, तो Z माइनस H', यहां पर जो है ये कितना हो जाएगा? ये H' और ये हो जाएगा 2S', ठीक है, और प्लस 10 to the power minus 5। ये कहां से आएंगे 10 to the power minus 5? These ions from buffer। ठीक है, तो बिल्कुल कॉमन आयन इफेक्ट के जैसा ही है। पहले से एक तो ये कम सॉल्युबल है और इसकी प्रेजेंस में पहले से एक तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, और क्योंकि OH माइनस आपने मिला दिए, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, तो जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। तो ये 2S' जो है वो इस 10 to the power minus 5 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बिकम्स नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 10 to the power minus 5। ओके, तो यहां से जो है मैं इसके लिए अब KSP बोला, बार बार बोल रहा हूं कि भाई कुछ भी बदल दो, कितनी भी कंसंट्रेशन कुछ भी मिला दो, कुछ भी हटा दो, KSP चेंज नहीं होना है। तो KSP = ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। देख लो, तो KSP कितना है? ये तो है 3 into 10 to the power minus 15 और S' Pb+2 इज H' एंड दिस वैल्यू इज 10 to the power minus 5 का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। और द वैल्यू ऑफ S', ठीक है, विल बी 3 into 10 to the power minus कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये लो, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी नई सॉल्युबिलिटी आ गई। पहले जो है वो KSP अपने पास था कितना? 3 into 10 to the power minus 15। आप चाहो तो इससे पुरानी सॉल्युबिलिटी निकाल के कंपैरिजन कर सकते हो कि सॉल्युबिलिटी बढ़ी या घटी। तो इस तरीके से जो हो सकता है, कॉमन आयन इफेक्ट को अप्लाई करते हुए कोई बफर सॉल्यूशन भी लिख के दे सकता है, कुछ नहीं है।
कंसेप्ट वही कॉमन आयन इफेक्ट के जैसा ही है कि एक तो पहले से ये कम सॉल्युबल था, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, और दूसरा आपने इसमें जैसे ही बफर सॉल्यूशन ऐड किया तो बफर से OH मिला, और इधर OH बढ़ते ही इक्विलिब्रियम किधर चला गया, बैकवर्ड चला गया, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला गया तो भैया हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी पहले से डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो नया S डैश अपने पास निकल के आ गया। सेम टू सेम कंसेप्ट हमने कहां लगाया था, सेम टू सेम लगाया था भैया कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर देखो एक और कंसेप्ट हम इस पे पढ़ते हैं और वो है कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम। अब ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम का, ये जनरली जो है वो आप यू कहो कि जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में जो ऐसा कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है, और एडवांस के लिए जो वो जरूरी है, और बाकी जो है वो आपके मॉड्यूल में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। देखिएगा, द पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम। कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम, देखो कि कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप इसको समझो कि कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम अगर हम पढ़े तो आप देखो कि कुछ एक हमारे पास सॉल्ट ऐसे होते हैं जैसे AgCl है ना, AgBr है, AgI, ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन अमोनिया, ठीक है, या जो अपने पास हाइपो सॉल्यूशन होता है H2O3-2, ठीक है, या जो Cn- है, ठीक है, अगर आप इन सारे सॉल्ट को इनके साथ मिक्स करो तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और रीजन यही है कि ये सारे के सारे इनके साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से जो है वो हम बोलते हैं रिएक्शन किधर चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और भैया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और पहले के कंपेरिजन में बहुत जो है वो अभी हम क्वेश्चन करके समझेंगे इसको, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली, बहुत ज्यादा हाईली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे, इसको पहले मैं लिख देता हूं। हाँ, तो देखो जरा कि पहले मैं इसको लिख देता हूं एक बार कि many sparingly soluble salts becomes more soluble, या many sparingly soluble salts like AgCl, AgBr, AgI, etc. ठीक है, becomes more soluble ठीक है, in presence of any complexing ligand like Cn- NH3 और H2O3-2, ठीक है, because these salts forms a complex with above ligands। ठीक है, देखो जरा कि ये जो है ना, ये क्या करेंगे, इन सब के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इसको यूं समझ सकते हो कि चैप्टर के शुरू में मैंने आपको दो इफेक्ट बताए थे, एक तो कॉमन आयन इफेक्ट बताया था, एक अपोजिट आयन इफेक्ट बताया था। तो कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में तो अल्फा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक ऐसे ही अपोजिट आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में अल्फा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ठीक वैसा ही कुछ है यहां पर, ये अपोजिट आयन इफेक्ट के जैसा है। अभी पहले हमने कॉमन आयन इफेक्ट के जैसा कुछ देखा था। यहां पर आप देखो, जैसे अगर हम बात करें ना AgCl की, है ना, तो AgCl जो है ना, ये तो सॉलिड होता है, इसको आप पानी में मिलाओगे तो Ag+ एक्वस, और साथ में जो है ये Cl- एक्वस, इस तरीके से जो है ये एक तरीके से आयोनाइज होगा, है ना। और इसके लिए जो है वो हम लिखेंगे क्या, KSP, इसके लिए KSP लिखेंगे। फिर होता यह है कि अगर मान लो आपने इसमें अमोनिया मिला दिया,
ठीक है, कि इसी AgCl के सॉल्यूशन में अमोनिया अगर मिला दिया, अब अमोनिया क्या करता है, इस Ag+ के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, Ag+ एंड दिस अमोनिया। ठीक है, ये रिएक्शन करेंगे और ये एक कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये Ag+ और साथ में जो है वो यहां पर Cl- जो है वो रह ही जाएगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की एक रिएक्शन हो जाएगी और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको हम बोलते हैं Kf। ठीक है, और Kf जो होता है ना, वो डिफाइन है भैया इस कॉम्प्लेक्स के लिए, Kf इज नॉन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, या इसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, या तो फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल दो या फिर इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल दो। तो ये Kf आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और होता यह है कि इस रिएक्शन का Kf जो है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, वेरी लार्ज। ठीक है, ये Kf जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होगा तो होगा ये कि ये रिएक्शन जो है वो, क्योंकि हमें पता है कि K की वैल्यू अगर ज्यादा है, K कैसे लिखते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और रिएक्शन जो है भाग भाग के किधर आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और अगर इधर आएगी तो आप देखो इधर से Ag+ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ये वाला Ag+ ही तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इधर Ag+ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। और ली चैटेलियर कहता है कि अगर आपने इधर Ag+ कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो हम ये बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, AgCl की बढ़ जाएगी, है ना। तो ये होता है भैया कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम, एक तरीके से कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रेजेंस में जो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना अपना, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आप देखो जरा कि अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूं तो Ag+ तो क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास नेट रिएक्शन ये आई, AgCl सॉलिड और साथ में 2NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू, ये हमारे पास आ गया AgNH3 ट्वाइस प्लस, और ये आया Cl-, ये रिएक्शन आया। अब इस रिएक्शन के लिए देखो, अगर मुझे लिखना है K इक्विलिब्रियम, तो K इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास आएगा KsP इंटू Kf, क्योंकि Kf की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि KsP अगर इससे मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो भी जो है वो K इक्विलिब्रियम, इस K इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बहुत ज्यादा आपको मिलेगी, और बहुत ज्यादा मिलेगी तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो कि कई बार क्वेश्चन में आपको Kf के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कई बार क्वेश्चन में आपको K इक्विलिब्रियम या फिर KsP इन सब के बारे में अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन देगा, या इसको जो है कई बार ऐसे भी दे सकता है, जैसे हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, तो जो Ag+ है ना, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाया AgNH3, ये कोऑर्डिनेशन 1 में एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 में एक कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kf1, और फिर ये जो AgNH3+ है, ये अगेन क्या करेगा, दूसरे अमोनिया के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 ट्वाइस, और ये प्लस, इसको हम बोल देते हैं Kf2। तो Kf1 जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट, दिस इज फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट, एंड दिस इज सेकंड फॉर्मेशन कांस्टेंट, सेकंड फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट Kf की बात करें, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में Kf1 और Kf2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, और वहां पर हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए होगी, Kf की वैल्यू चाहिए होगी, तो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट विल बी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी Ag+ और साथ में 2NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू, ये आ गया भैया जी हमारा कॉम्प्लेक्स AgNH3 ट्वाइस और ये प्लस, इस तरीके से इक्वेशन आ गई। तो इसके लिए K फॉर्मेशन ये क्या हो जाएगा, Kf1 इंटू Kf2। कई बार आपको जो है वो इंफॉर्मेशन Kf1 और Kf2 के टर्म्स में दे देता है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, K फॉर्मेशन Kf1 इंटू Kf2 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। कई बार आपको जो है ना इसका अपोजिट करके रिएक्शन दे देगा, जैसे आपको ये दे दिया कि AgNH3 2 और प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Ag+ और साथ में 2NH3, आपको ये एक रिएक्शन दे दी और इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम दे दिया। तो इसका जो K इक्विलिब्रियम है, ध्यान से देखो जरा,
कि यहां पर ये क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, कॉम्प्लेक्स जो है वापस से डिसोशिएट हो रहा है, तो इसके के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे के डिसोशिएशन, के डिसोशिएशन। और मुझे बता दो ये के डिसोशिएशन की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपने इस रिएक्शन को एक तरीके से फ्लिप कर दिया ना, कि अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा, तो इस रिएक्शन को एक तरीके से फ्लिप कर दिया, तो द वैल्यू ऑफ के डिसोशिएशन विल बी 1/kf। ठीक है, तो ये हमारे पास के डिसोशिएशन की वैल्यू होगी कितनी, 1/kf। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो या तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में मिलेगी, या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में मिलेगी, या फिर इंफॉर्मेशन के डिसोशिएशन के फॉर्म में इस फॉर्म में आपको मिल सकती है। इनमें से किसी भी फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, अब देखना कि इस पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन कैसे आएगा ये चीज जरूरी है। तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं। हाँ जी, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो सॉल्युबिलिटी है ना वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कितनी होगी, ठीक ठाक अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। पहले जो है वो हमने कॉमन आयन इफेक्ट में बात करी थी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ सॉल्युबिलिटी जो है पहले से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इस पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन इज इक्वल वॉल्यूम of 0.2 molar KCN and 0.06 molar AgNO3 solutions are mixed। ठीक है, इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है। एक चीज ध्यान में रखना कि आप जब भी दो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिक्स करोगे या दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, और अगर वॉल्यूम के बारे में कोई चीज मेंशन है तो वॉल्यूम चेंज होगा ओवरऑल। देखो जब दोनों का आप दोनों को मिक्स करोगे ना, इसका भी वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका भी वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज हो जाए तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो नई कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होगी। और जब भी इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे ना तो हमेशा कंसंट्रेशन पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मान लो इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर, दोनों का 1-1 लीटर मिक्स किया तो कंसंट्रेशन ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 2, है ना। वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, 2 लीटर, और 2 लीटर हो गया तो कंसंट्रेशन पहले से कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना। तो जब भी आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो आपको जो है क्या करनी है, कंसंट्रेशन हाफ करनी है। और इसमें आपको बोल रखा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन फाइनल सॉल्यूशन। और कुछ आपको डेटा गिवन है कि जैसे एक रिएक्शन आपको गिवन है AgCN2 माइनस AgCN2 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस एंड 2Cn माइनस, और इसके लिए के डिसोसिएशन की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, कि 4 × 10⁻⁻19। ये वैल्यू आपको गिवन है 4 × 10⁻⁻90, ये लो। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि फाइनल सॉल्यूशन में Ag प्लस कितना है। ध्यान से देखो जरा कि वही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस बार आपको के डिसोसिएशन दे रखा है, यानी अगर आपको कहीं पर के फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो के फॉर्मेशन इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, फ्लिप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखना जरा क्या होगा। पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन करवाने से, तो रिएक्शन करवा के देखते हैं। अब देखो कि दो चीजें, एक तो है हमारे पास KCN, एक है हमारे पास AgNO3। हालांकि काम की चीज तो क्या है यहाँ पर Ag, है ना, काम की चीज तो यहाँ पर Cn माइनस और यहाँ पर क्या है Ag प्लस। तो मैं यूं बोलूंगा कि इसकी कंसंट्रेशन तो कितनी हो जाएगी, 0.1 मोलर, और इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, इसकी 0.03 मोलर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया जब दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो मेरे पास जो है वो रिएक्शन हो रही है भैया जी Cn माइनस और साथ में Ag प्लस। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, द रिएक्शन इज प्रोसीड्स एज Ag प्लस एक्वस प्लस 2Cn माइनस एक्वस। ठीक है, और यहां पर रिएक्शन होके क्या बनेगा, ये बनेगा भैया Ag प्लस और साथ में ओहो द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म AgCN2 माइनस। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम,
या इसको के फॉर्मेशन बोलूंगा तो कितना 1/k डिसोसिएशन के इक्वल होगा ना ये, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/4 इंटू 10⁻19। अब देखो कि के फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, 10⁻19 का ऑर्डर का आ रहा है, यानी ये रिएक्शन जो है वो भाग भाग के किधर जाएगी, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बहुत तेजी से, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हमारे पास यहां पर बेसिकली आप देखोगे कि Ag प्लस है, तो Ag प्लस के लिए आपको क्या करना, फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालनी है। इसके लिए जो है ये कितना 0.03 और ये कितना है 0.1 है ना। आप देखो कि क्योंकि के फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये Ag प्लस ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट जो है वो लगभग जीरो हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है तो कोई भी रिएक्टेंट और कोई भी प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि केएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो गई, खत्म हो गई। मान लो कि इसकी वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, फिर भी हमें फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है इसकी। मुझे बताओ इसका एक काम में आएगा तो इसका कितना काम में आएगा, है ना। इसको मैं ऐसा बोल देता हूं एट इक्विलिब्रियम, ये तो है एट टी इक्वल टू जीरो और फिर एट इक्विलिब्रियम, तो ये वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। और हमें निकालनी है, देखो ऑलमोस्ट जीरो है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो हमें तो इस ऑलमोस्ट जीरो की वैल्यू बतानी है ना। तो मान लो ये वैल्यू जो है वो अपने पास ऑलमोस्ट जीरो और ये वैल्यू हो गई एक्स, ठीक है, तो हमें तो x की वैल्यू बतानी है। अब देखो कि इसका एक काम में आता है तो इसका दो काम में आएगा, इसका अप्रोक्सीमेटली 0.03 काम में आया तो इसका कितना काम में आएगा, इसका 0.06 काम में आएगा, तो बचा कितना 0.1 माइनस 0.06, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.04, ठीक है। इसके एक से इसका एक बनता है तो इसका 0.03 काम में आ रहा है तो इसका कितना बनेगा 0.03 इक्विलिब्रियम, पहले तो ये कितना था जीरो। अब इक्विलिब्रियम पर देखो इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर x है, इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 0.04 है और इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 0.03 है। अब इसके लिए जो वो अगर मैं लिखूं के फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन, तो के फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा कि Ag प्लस AgCN2 माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, ये लिखूंगा। वैल्यूज रखो यहां पर, तो 1/4 इंटू 10⁻19 और AgCN2 ये आ गया कितना 0.03 और Ag प्लस ये है x जो कि हमें कैलकुलेट करना है, Cn माइनस आ गया 0.04 और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर बात, यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये तो आ जाएगा 4 इंटू 0.03 और ये हमारे पास 10⁻19, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.04 इंटू 0.04, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देख लो कितनी आ रही है, ये आया 3 डिवाइड बाय, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना 19 माइनस 19 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा इंटू 10⁻17। देखो जरा ये x की वैल्यू है, दिस इज द x, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो देखो Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 3/4, यानी ये आ गया ना कितना 0.75 इंटू 10⁻17, अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है कि 10⁻17 कितना होता है, बहुत ही कम होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो कितनी बची, जीरो बची। और द वैल्यू ऑफ नियर बाय जीरो, द वैल्यू ऑफ x इज 0.75 इंटू 10⁻- कितना 17 या 7.5 इंटू 10⁻18। तो भैया ये है, इस तरह का क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम से एक तरीके से पूछ सकता है। इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो जरा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जो बताने जा रहा हूं। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये एक बार जो एग्जाम में आया हुआ है और ध्यान रखना इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन हो सकता है दोबारा आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इज फाइंड द solubility of AgCl in 0.2 molar NH3,
ठीक है, बस क्वेश्चन इतना ही है। और आपको गिवन ये है द KSP वैल्यू ऑफ AgCl इज 10⁻⁹ एंड द KF ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस इज 10⁻10। ठीक है, तो ये आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक तो इसका KSP दे रखा है और ओके वैल्यू जो है वो इसकी तो है 10⁻10 और ये है 10⁹ चलो ठीक है ना। तो इस तरीके से दो वैल्यूज आपको दिए हैं और आपको क्या पूछा है, एक तरीके से सॉल्युबिलिटी पूछी है अमोनिया में। अब देखो ये अपोजिट आयन इफेक्ट के जैसे काम करेगा, यानी जिस तरीके से अपोजिट आयन इफेक्ट लगता है ना, ठीक वैसे ही ये काम करेगा और सॉल्युबिलिटी जो है इसकी बढ़ जाएगी। पहले एक काम करते हैं, हम इसकी सॉल्युबिलिटी निकालते हैं वाटर में कि पानी में कितनी सॉल्युबिलिटी है। तो आप देखो कि KSP ऑफ AgCl इज 10⁻10, ठीक, और KSP इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, S² = 10⁻10 देन S = 10⁻5 मोलर। दिस इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो भैया ये तो है पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी की, पानी के अंदर ये इतना डिसॉल्व होगा 10⁻5 मोल पर लीटर, ठीक है। अब यही सॉल्युबिलिटी हमें अमोनिया में कैलकुलेट करनी है और आपको पता है कि जो Ag+ होता है ना, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, जिससे इक्विलिब्रियम, जिससे जो है वो एक तरीके से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हमें यही बताना कि नई सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी। तो उम्मीद है 10⁻5 मोलर से ज्यादा ही आनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ अपोजिट आयन इफेक्ट लगेगा जिससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी है। देखना जरा कि होगा ये कि जो AgCl है ये तो सॉलिड है, पानी में हमने मिला रखा है, तो यहां पर ये Ag+ एक्वस और साथ में Cl- एक्वस, इस तरीके से ये क्या होगा, आयनाइज होगा। ठीक है, क्या T = 0 पर मान लो ये Z, ये 0 और ये 0, थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू आ गई मान लो Z - H'। व्हाट इज H'? द H' इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in presence of NH3, in presence of ammonia, ओके। और ये वैल्यू हो जाएगी S' और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, S', ओके। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये जो Ag+ है ना, ये जो Ag+ है ये आगे तुरंत NH3 के साथ रिएक्शन करके ये जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा Ag+, है ना, और NH3 ट्वाइस और ये प्लस। देखो जरा कि ये जो H' है T = 0 पर ये कितना था, ये H' था ना, इसका कितना है, इसका 0.2 है, तो ये H' इसके साथ क्या कर गया, रिएक्शन कर गया और रिएक्शन करके जो है वो एक तरीके से इसने जो है वो इक्विलिब्रियम, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दिया। और इसके लिए KF की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻ कितना है, 9। आप देखो इसका KF जो 10⁻9 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन भी ऑलमोस्ट जो है वो आप बोलोगे कि जितना भी Ag+ होगा ये ऑलमोस्ट पूरा क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। यानी कि ये अगर H' काम में आया, ये नियरली जो है वो कितना हो गया, 0। वही बात, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो नियरली 0 हो गया और लगभग H' जितना भी था ये पूरा काम में आ चुका है। मुझे बताओ इसका जो है वो कितना, इसका 1 काम में आता है तो इसका 2, तो H' काम में आया तो इसका कितना, 2H' काम में आएगा तो बचा कितना, 0.2 - 2S', ओके। इसके 1 से इसका 1 बनता है तो इसके H' से इसका कितना बनेगा, H' बनेगा, पहले ये 0 होगा। मुझे बताओ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब देखो इसको हम करते हैं सॉल्व, हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, H' की। तो H' के लिए जो है मैं K फॉर्मेशन इसके लिए कैसे लिखूंगा, K फॉर्मेशन इसके लिए ऐसे लिखूंगा, AgNH3 ट्वाइस प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, ठीक है, और NH3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब वैल्यूज रखते हैं तो KF = ये तो कितना आ गया, दिस वैल्यू इज H' Ag+। मुझे बताओ अगर यहां 0 रख दिया तब तो खेल ही खत्म हो गया, है ना। तो क्योंकि 0 तो है नहीं, हमें तो एग्जैक्टली कंसंट्रेशन वैल्यू चाहिए कितनी है Ag+। तो भैया यहां पर देखना जरा कि मैं ये बोलूंगा इसका KSP = क्या आएगा, S', ठीक है, Ag+ की कंसंट्रेशन, Ag+ की कंसंट्रेशन इंटू Cl- की कंसंट्रेशन, और Ag+ जो है वो कितना है, H', वो की ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो यहां से जो है मैं Ag+ निकाल लेता हूं तो ये आ गया KSP डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इज H'। तो दिस वैल्यू
इस वैल्यू को हम जो है वो यहाँ पर काम में ले सकते हैं Ag प्लस की जगह। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये आया KSP और S डैश का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और फिर जो है वो यहाँ पर NH3 आ जाएगा 0.02 और -2S डैश और इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये देखो जरा परफेक्टली स्क्वायर बन रहा है। तो KF into KSP, the value of KF is 10 to the power 9 and the value of KSP is 10 to the power -10, then this value will be 10 to the power -1, okay। और ये आया S डैश स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 0.02 -2S डैश का होल स्क्वायर। और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है S डैश की, तो यहां पर आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा और 10 to the power -1 यानी 1/10 और 10 का रूट अप्रोक्सीमेटली 3.2, तो ये आ जाएगा 0.32 के अप्रोक्स। तो S डैश डिवाइड बाय 0.02 -2S डैश इज इक्वल टू 0.32। और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम और इसको सॉल्व करके जो आप कर लेना इसको सॉल्व कितना आएगा S डैश। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ S डैश कितना आना चाहिए देख के। तो द वैल्यू ऑफ S डैश, तो भैया ये जो वैल्यू है ना ये अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए 3.9 इंटू 10 टू द पावर -2 के अप्रोक्स, है ना। आप सॉल्व कर लेना इसको, ये इतना ही आएगा क्योंकि तरीका हमने एकदम सही यूज किया है। तो इतना आंसर आना चाहिए अप्रोक्स इसके, है ना। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि नियर बाई कैलकुलेशंस हम काम में ले रहे हैं। तो देखो पहले जो है वो अपने पास सॉल्युबिलिटी कितनी थी, पानी में सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर -5। अब सॉल्युबिलिटी देखो 1000 टाइम्स जो है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ये मैंने कहा कि जब कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम आता है या जब किसी रिएक्शन या क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो, वहां सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हाईली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है भैया अपने पास कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम। और देखो इस पर जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आपको अलग तरीके से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन ऑलमोस्ट कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन तो हम यहाँ पर कर नहीं सकते। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको विशेष आपको ध्यान में रखना। हो सकता है इसी तरह का कंसेप्ट रिपीट हो जाए वापस से। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। देखो हम सॉल्युबिलिटी की कुछ स्पेशल कंडीशन देख रहे हैं, तो इनमें से ही हमारे पास अगला है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। देखो जरा, हाँ तो देखो कि हमारे पास कोई इस तरीके का सॉल्ट है, मान लो कोई सॉल्ट है Na, ठीक है, और ये एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये सॉलिड है। हमने पानी में मिलाया और पानी में मिलाया तो हमें पता है ये M+ एक्वस और साथ में A- एक्वस, ये इस तरीके से जो है वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा, एक तरीके से घुल जाएगा और आयनाइज होगा। ठीक है, अब आप समझो कि हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कि हाइड्रोलाइसिस का क्या इफेक्ट होगा। मान लो कि ये A- है ना, इसका आगे हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इस तरीके से, है ना, कि A-, क्योंकि पानी है हमारे पास तो पानी के साथ इंटरेक्ट करके ये एक तरीके से Ha और साथ में OH- में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस कि A- बना और ये A- जो वो हाइड्रोलाइसिस इसका हो जाता है कि भाई इसके लिए कुछ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होगी, 5%, 10% जितनी भी है। तो थोड़ी सी रिएक्शन जो है ये हो गई, मान लो 10%, 5%, जो भी इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होगी उसके अकॉर्डिंग ये वाली रिएक्शन हो गई। ठीक है, और ये तब होगा कि भाई इफ A- इज एनायन ऑफ वीक एसिड Ha, क्या ये आपको हाइड्रोलाइसिस का केस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि हाइड्रोलाइसिस होगा कि नहीं होगा, कि A- जो है ये किसी वीक एसिड का एनायन है। ठीक है, जैसे यहां पर हो सकता है वीक एसिड, एग्जांपल के लिए HCN हो सकता है,
ठीक है। तो HCN एक वीक एसिड है, तो यहाँ CN माइनस आ जाए कई बार, तो उस केस में जो उसका आगे फर्दर अपने आप क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि t इज इक्वल टू 0 पर मान लो ये Z था और ये 0 और ये 0, थोड़ी देर बाद में एट इक्विलिब्रियम ये हो गया Z माइनस S, ठीक, या इसको S डैश बोल देता हूं, ये हो गया S डैश और ये भी कितना S डैश। अब आप सोचो जरा कि ये A माइनस फर्दर आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, A माइनस जो है वो आगे हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर A माइनस हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इधर A माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, और A माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो यहां पर जो S डैश बना है, ये S डैश जो है ना, ये एक तरीके से आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया तो मुझे बताओ कि इधर A माइनस की कंसंट्रेशन कम हुई, इधर कम हुई, तो इक्विलिब्रियम किधर गया, आगे, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसा कि अभी हमने देखा था कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम के केस में कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक वैसे ही यहां पर भी सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी की कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम में होती है, उतनी इंक्रीज नहीं होगी, उससे थोड़ी कम इंक्रीज होगी, लेकिन इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि किस फैक्टर से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें वो फैक्टर भी चेक करना है। देखो जरा, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि अब ये जो H डैश होगा ना, इसका जो है वो कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, HA में। और देखो जरा कि क्या है कि इसके लिए अगर मैं लिखूं KSP, तो KSP का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, H डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। देख लो जरा कि यहां पर जो है वो M प्लस की कंसंट्रेशन H डैश, ये तो आएगा ना KSP, M प्लस इंटू A माइनस, तो M प्लस तो H डैश है, A माइनस जो है वो अब H डैश नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया S डैश का तो कुछ हिस्सा जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, HA में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी देखो कि ये H डैश है और इसमें से जो है मान लो कुछ भी Y इसमें कन्वर्ट हो गया, तो मुझे बताओ कि जो S डैश है ना, S डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाला जो H डैश होगा, मैं ये बोलूंगा S डैश, ये S डैश कुछ तो यहां पर है A माइनस के फॉर्म में, और इसका कुछ पार्ट किस में बदल चुका है, HA में बदल चुका है। तो S डैश इज इक्वल टू, मैं यहां पर ये बोलूंगा कि भाई ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस के सॉल्यूशन में जो भी A माइनस बचा है वो, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HA, क्योंकि इसका कुछ पार्ट HA में कन्वर्ट हो गया, कुछ पार्ट किसके फॉर्म में है, A माइनस के फॉर्म में है, तो S डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HA। इसको हम बोलते हैं दिस इज नॉन एज मास बैलेंस। एक तो होता है चार्ज बैलेंस, एक होता है मास बैलेंस। तो ये है भैया मास बैलेंस कि हमने एक तरीके से H डैश को जो बैलेंस कर दिया A माइनस और HA की कंसंट्रेशन से। ठीक है, अब देखना कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है KH, हो सकता है आपको KH की वैल्यू क्वेश्चन में दे दे, है ना, तो उससे कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हम KH से कलेक्ट कर लेंगे। अब यूं समझो कि एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये समझो कि जो HA है ना, HA ये आयोनाइज होगा क्योंकि वीक एसिड है, तो आयोनाइज होगा कैसे, H प्लस और साथ में A माइनस। इसके लिए अगर मैं लिखूं KA, तो KA कैसे आएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय HA की कंसंट्रेशन। यहां से HA की कंसंट्रेशन में निकालता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ HA इज इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस डिवाइड बाय क्या आएगा, KA, और HA की कंसंट्रेशन आप जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे ही मैं HA की कंसंट्रेशन इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमारे पास H डैश की, देखो हमें कैलकुलेट तो फाइनली H डैश ही करना है, तो H डैश की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई अपने पास क्या, A माइनस की कंसंट्रेशन प्लस HA इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ KA। ये हमारे पास क्या आया, H डैश आ गया। ठीक है, अब देखना कि यहां से हम एक काम करते हैं, A माइनस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो A माइनस को कॉमन ले लो, यहां पर बचेगा 1 प्लस H प्लस बाय KA इंटू A माइनस। A माइनस कैलकुलेट कर लो, A माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, ये आया H डैश डिवाइड बाय 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय KA। ठीक भैया जी, जो A माइनस की कंसंट्रेशन है ये इस फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो हमारे पास आएगा KSP इज इक्वल टू H डैश, ठीक है, और A माइनस जो कितना है, H डैश 1 प्लस H प्लस बाय KA। चेक कर लो जरा, यही होगा। तो H डैश इंटू H डैश क्या हो गया, H डैश स्क्वायर, तो मैं यहां से H डैश कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो H डैश आ जाएगा KSP इंटू ये आया भैया 1 प्लस H प्लस डिवाइड बाय KA, और इसका क्या आ गया, रूट। देख लो यही होगा, ये हमारे पास जो वो H डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप समझो जरा कि पहले हमारे पास जो है वो, अगर इसके लिए नॉर्मली हम KSP देखें
तो नॉर्मली केएसपी जो कितना आएगा, रूट, मान लो अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है और हमारे पास सॉल्ट है एम और हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, तो इसके लिए केएसपी मैं कैसे लिखूंगा, एस स्क्वायर। तो एस की वैल्यू आ गई रूट केएसपी। कि अगर हाइड्रोलाइसिस को कंसिडर नहीं करते हैं तब तो सॉल्युबिलिटी आती है रूट केएसपी, और अगर हाइड्रोलाइसिस को कंसिडर किया तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, रूट केएसपी इंटू 1 प्लस एच प्लस इंटू के ए। ठीक है, तो इस फैक्टर से सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कि बाय व्हाट फैक्टर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, 1 प्लस एच प्लस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय के ए। ये जो फैक्टर है ना, इस फैक्टर से सॉल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। और आपको भले ही आप रिजल्ट ध्यान में रखो, मतलब डेरिवेशन ध्यान रखो या ना रखो, ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। और हो सकता है भैया ये अलग अलग तरीके के सॉल्ट के लिए ये एक्सप्रेशन अलग अलग बन सकता है, लेकिन आप ये ध्यान में रखो कम से कम जो इस तरीके का सॉल्ट है, जो एबी टाइप सॉल्ट है, उसके लिए तो आपको रिजल्ट ध्यान में रखना ही है। एक बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो यह आया 1 प्लस एच प्लस डिवाइड बाई के ए। अगर पीएच कम होगी, आप सोचो जरा, पीएच कम होगी तो एच प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे कि एट लोअर पीएच द सॉल्युबिलिटी विल बी हाई, है ना। एट लोअर पीएच सॉल्युबिलिटी विल बी हाई। लोअर पीएच पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सॉरी अगर हम हाइड्रोलाइसिस को कंसिडर करते हैं तो नई सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ये निकल के आती है। यहां पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिएगा। हाँ जी भाई, क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास, इक्वल वॉल्यूम of 0.02 molar AgNO3 and 0.02 molar HCN are mixed। ठीक है, फिर आपको बोला फाइंड Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कि फाइंड Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कुछ वैल्यूज आपको दी है कि इफ, आपको एक तो दे रखा है Ka ऑफ HCN एंड KSP ऑफ AgCN। Ka ऑफ HCN is 10 to the power minus 10 एंड KSP ऑफ AgCN ये दे रखा है 10 to the power minus 16। ठीक है, अब देखो जरा कि यहां पर जो है ना, जो Cn माइनस है, ये आपको पता है HCN का एनायन है। HCN क्या है, वीक एसिड है। और यहां पर हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट लगेगा। देखो कैसे, क्या हमने जो है वो इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिलाया है। वही बात, वॉल्यूम अगर इक्वल है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डबल, मतलब हाफ हो जाएगी पहले से। तो हम ये बोलेंगे कि AgNO3 और साथ में HCN, है ना। तो इसकी नई कंसंट्रेशन आएगी 0.01 और ये भी कितना आएगा, 0.01। ठीक, यहां रिएक्शन किस किस की होनी है, Ag प्लस प्लस Cn माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू AgCN। ठीक है, कि वास्तव में तो रिएक्शन जो है ना ये वाली होगी ना, या मैं यूं कहूंगा कि Ag प्लस आयन जो है ये HCN के साथ रिएक्शन करेगा और साथ में जो है यहां से H प्लस क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया। जो नाइट्रेट आयन है ये तो दोनों तरफ रहेगा, दोनों तरफ रहेगा तो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओवरऑल ये वाली रिएक्शन होनी है और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। देखो कैसे कि ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी, क्योंकि इसका जो K इक्विलिब्रियम होगा ना, K इक्विलिब्रियम ये वेरी लार्ज होगा, बहुत ज्यादा होगा। कैसे पता चला, ये ऐसे पता चलेगा कि मुझे बताओ कि जो AgNO3 है या AgCN है ये कैसे आयोनाइज होगा। ये Ag प्लस और साथ में Cn माइनस इस तरीके से आयोनाइज होगा। अब इसके लिए आपको दे रखा है KSP, चलो ठीक है। दूसरा आपको HCN दे रखा है, HCN। तो HCN कैसे आयोनाइज होगा, HCN ऐसे आयोनाइज होगा, HCN टूटेगा H प्लस और साथ में Cn माइनस में, इस तरीके से HCN आयोनाइज होगा। ठीक है, तो अब आप समझो, इसके लिए आपको दे रखा है Ka। मुझे बताओ इन दोनों रिएक्शंस के साथ क्या किया जाए कि ये वाली रिएक्शन बन जाए। तो इस रिएक्शन को तो मैं कर देता हूं फ्लिप,
इसको फ्लिप करूंगा तो रिएक्शन आएगी Ag प्लस प्लस Cn माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू AgCN। ठीक है, अब जैसे ही फ्लिप किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/Ksp। ठीक है, तो Ag प्लस कुछ कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल करो, Cn माइनस कैंसिल, ये रिएक्शन आ गई Ag प्लस और साथ में HCN इज कन्वर्टिंग इनटू AgCN और साथ में ये मिला आपको H प्लस। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम हम फाइंड करते हैं, तो Ka की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी है Ka 10⁻⁻10 और ये दे रखा है 10⁻16। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो K इक्विलिब्रियम है ये आया 10⁻6। देखो जरा कि बहुत ज्यादा आ रहा है, वेरी लार्ज, तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और जो भी हमारे पास Ag और HCN होगा ना, ये अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्या इससे हमें ये काम क्यों किया, हमने ये काम इसलिए किया है ताकि आपको ये पता चले कि ये रिएक्शन जो किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है और लगभग जो है वो जितना भी Ag कितना है 0.01 और Cn माइनस HCN कितना है, ये भी 0.01 है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हाँ, ऑलमोस्ट 0 होंगे, एग्जैक्टली 0 नहीं होंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि Ag प्लस HCN इज कन्वर्टिंग इनटू AgCN प्लस H प्लस। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये था 0.01, ये भी 0.01, ये 0 और ये 0। थोड़ी देर बाद में जब इक्विलिब्रियम आएगा ये हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0 है ना, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत कम वैल्यू हो जाएगी इनकी, और इसके एक से इसका एक बनता है तो ये 0.01 बनेगा और ये भी कितना बनेगा, 0.01 बनेगा। और यहां पर हमें पता है कि जो Cn माइनस है ना, Cn माइनस एनाइन है किसका, वीक एसिड का, तो हाइड्रोलाइसिस भी होगा। तो आप देखो H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहां पर कितनी आ गई, 10⁻², ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई। और आपको क्या बताना है, आपको एक तरीके से बताना है कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो हम एक काम करते हैं, Ag प्लस निकालने के लिए, तो Ag प्लस निकालने के लिए हम जो है वो H डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी मैंने कहा था H डैश की वैल्यू आई थी √Ksp और ये आया 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय क्या, Ka। ध्यान से देखो कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये H डैश ही तो क्या है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन है। यही तो है कि भाई इसके लिए AgCN के लिए Ksp कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस प्लस Cn माइनस, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, H डैश, तो H डैश ही तो कैलकुलेट करना है √Ksp। तो Ksp जो है वो अपने पास कितना आ रहा है, Ksp क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻16 और 1 प्लस H प्लस 10⁻2 और Ka की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 10⁻- कितना, दिस वैल्यू इज 10⁻10। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये तो हुआ कैंसिल, तो √10⁻16 1 प्लस 1/10⁻- कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो ये देखो जरा कि ऊपर जाएगा 10⁸, अप्रोक्सीमेटली 10⁸, 1 तो जो नेग्लेजिबल हो जाएगा और 10⁸ यानी कि H डैश की वैल्यू आएगी 10⁻4 मोलर। इसको सॉल्व करो, 10⁻4, तो ये ही क्या है, इक्विलिब्रियम पर एक तरीके से Ag प्लस की कंसंट्रेशन है। तो ये होता है भैया इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो भैया ये है, अब इसमें एक दो टॉपिक बच रहे हैं सॉल्युबिलिटी में, एक तो यहां पर है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, एक है भैया एम्फोटेरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और भाई आपके जो भी मॉड्यूल वगैरह है वो आप सॉल्व करें, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे को भेजें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी डाउट हो भेजें मेरे को, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यहां से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।